स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो स्पेशली अपने उन प्यारे बच्चों के लिए है जो अभी तक इस उम्मीद में हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, एग्ज़ाम डिले हो जाए और थोड़ा सिलेबस भी और कम हो जाए। तो ऑलरेडी सिलेबस 30% वेटेज कम हो चुका है और CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और मैथमेटिक्स टीच करता हूँ मैं, गोविंद झा नाम है मेरा, तो मैं मैथमेटिक्स की बात करूँगा। बाकी सब्जेक्ट्स आप अकॉर्डिंगली समझ लीजिएगा। जिस तरीके से मैथ्स का जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ सिनेरियो है। तो मैथ्स को लेकर के ये जो वीडियो है ये तभी आपके काम आएगा अगर आप इसको प्रॉपर देखेंगे, एंड तक समझेंगे, तभी बेनिफिशियल है। सो दैट आप टाइम रहते ही थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि बच्चों के मन में एक ये आज के टाइम ये बन गया है कि सिलेबस तो रिड्यूस हो ही गया है 30%, सिलेबस 30% रिड्यूस हो ही गया है और हो सकता है थोड़ा बहुत एग्जाम भी डिले हो जाए। तो जो ऐसे माइंडसेट बच्चों के हैं, इन माइंडसेट के अंदर क्या होता है, बच्चों का प्रिपरेशन का जो एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं आता, उसमें डेवलप नहीं हो पाता जिस तरीके से बोर्ड की तैयारी बच्चे करते हैं। ठीक है, तो होप ये वीडियो से आपको रियलिटी पता लगेगी अगर आप देखेंगे इसको, कि जितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो सिलेबस आपका स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि ये आपका रिड्यूस हुआ कितना, 30% दिखा रहा है कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या सही में ये 30% बर्डन भी आपका कम करने वाला है? अगर सही में 30% बर्डन कम करने वाला है तो ठीक है, आप 2 दिन 3 दिन और रिलैक्स कर लीजिए और फिर स्टार्ट कीजिएगा। बट अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि रियलिटी क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या क्या टॉपिक्स आपके सिलेबस में से डिलीट हुआ है और उन टॉपिक्स का कितना इंपॉर्टेंस था, वो टॉपिक्स कितनी डिफिकल्टी क्रिएट करती थी, या कितना वेटेज, क्या सही में उस टॉपिक का वेटेज 30% था या नहीं था। ठीक है, तो ये एनालाइज करने के लिए मैंने लास्ट ईयर का पेपर भी एनालिसिस किया है, लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस किया है। तो 2-3 पेपर्स को एनालाइज करके मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका कितना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलने वाला है कमिंग एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 2021 का सैम्पल पेपर करूंगा डिस्कस, आपके साथ एनालाइज करूंगा। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, सो दैट हम लोग आगे भी मिलते रहें इस तरीके से। तो ये देखिए आपका रिमूव सिलेबस, क्या क्या टॉपिक हटा दिया गया है और किस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस था, किस तरह के क्वेश्चन आते थे, मैं आपको बता रहा हूँ इस स्लाइड के अंदर। रिलेशन एंड फंक्शन एक तो ऐसा टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बोर्ड में नॉर्मली कंपोजिट फंक्शन का जो क्वेश्चन था, कंपोजिट फंक्शन का जो प्रॉब्लम आता था वो बहुत ही आसान प्रॉब्लम आता था। आपको 2 फंक्शन fx gx दिया होता था और आपको इनपुट दे करके आउटपुट निकालना होता था। तो इसको हटा दिया गया, तो इसको हटाने से बहुत ज़्यादा इस चैप्टर के प्रिपरेशन पे इफेक्ट नहीं होता। जो इन्वर्स वाला पार्ट था, इन्वर्स वाला पार्ट भी आसान था, fx को y करना होता था, x निकालना होता था। अगर मैं आपको x + y = दे दूँ 3, अब बोलो x निकालिए, तो x की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे 3 - y, तो दैट इज नॉट ए बिग डील। तो ये जो 2 पार्ट कंपोजिट और इन्वर्स हटाया गया है, इसको हटाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेन पार्ट था इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो वहीं का वहीं है। और उसके बाद आपका था मैनी 1 1 1 on 2 into, वो भी वहीं है। तो जब तक वो मैनी 1 1 1 on 2 into रहेगा तब तक इसमें आपका एफर्ट कम नहीं होने वाला, आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। कंपोजिट फंक्शन तो जस्ट लास्ट का पार्ट था जहाँ पे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते थे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन कंपोजिट पे आता भी नहीं था। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा कि आपका ये टॉपिक हटा करके रिलेशन एंड फंक्शन का वेटेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट उतना ही है। 30% ना बोल के मैं कह सकता हूँ कि ये उस चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का ये हार्डली 10% वेटेज आप मान चलिए कि एवरेज कम किया है इन्होंने, 30% तो कहने वाली बात है। अब देखिए इन्वर्स ट्रिगो में इन्होंने दिया है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, अब एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट अच्छा खासा है, अगर इस पर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो आपका बर्डन कम हो जाएगा। ग्राफ तो ऐसे भी बोर्ड के बच्चे ग्राफ नहीं करते थे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आता था, और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ग्राफ का यूज़ तो कभी बच्चों ने किया ही नहीं, बोर्ड वाले बच्चों ने। बोर्ड के बच्चे तो बस याद कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा इसका भी आपके प्रिपरेशन पे। जो इन्वर्स ट्रिगो में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता था वो निकालना ही पड़ेगा आपको। और जो फॉर्मूला था सम का tan 1x + tan 1y,
वो फार्मूला, ये 2 फार्मूले करते थे बच्चे पहले, और वो अभी भी इनको करना पड़ेगा। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टी हटा है, ये सारा हटा है या एक ही हटा, अगर सारा हट जाए तो सिर्फ आपका रह जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो फिर कहीं ना कहीं इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें शायद आपको 30% वेटेज इसका ज़रूर कम हो गया है, जितना पहले था उससे 30% ये ज़रूर कम हो गया है, ये टॉपिक मैं कह सकता हूँ इसके लिए। ठीक है, मैट्रिसेस की बात करते हैं। मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिसेस के अंदर जो आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पहले भी चॉइस में आता था। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी सोलो क्वेश्चन नहीं आया, जब भी आया चॉइस में आया। ठीक है, तो इसका रहना नहीं रहना बराबर ही है। पहले ही बच्चे एग्जाम से पहले 1 दिन 2 दिन करते थे या नहीं करते थे क्योंकि चॉइस में था, तो ई रो ट्रांसफॉर्मेशन का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। तो मैं कहूँगा कि मैट्रिसेस में जो भी हटाया गया है उसको हटाने का बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एफर्ट पे, आपके प्रिपरेशन पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं बचेगा, क्योंकि ई रो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे भी आप 1 दिन या 4 घंटे 5 घंटे लगा करके कर लेते थे आप। डिटर्मिनेंट्स में सही में अच्छा खासा इन्होंने रिड्यूस कर दिया सिलेबस। प्रॉपर्टीज हटा दिया है। प्रॉपर्टीज आपका अच्छा खासा 2 दिन 3 दिन 4 दिन का प्रिपरेशन होता था, अच्छे खासे क्वेश्चंस RD शर्मा NCERT में होते थे जो आपको रिवाइज करना पड़ता था। कुछ टिपिकल क्वेश्चन इसके अंदर होते थे जहाँ पे आइडिया मिलता नहीं था क्या करना है, प्रोसीजर क्या करना है। तो ये मैं मानूंगा कि 30% एग्जैक्टली आपको इसमें एफर्ट कम लगाना है। 30% आपका प्रेशर या बर्डन ये टॉपिक सही में रिड्यूस कर दिया गया है। डिटर्मिनेंट में अगर आपने प्रॉपर्टी हटा दिया तो बचा क्या, सिर्फ इसका बचा एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको एरिया निकालना होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या फिर कोलिनियर चेक करना होगी पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो यही सब बातें इसमें रह गई हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। तो आपका 30% तो छोड़िए, डिटर्मिनेंट के अंदर आपको पहले जितना था उसका 50% भी आपको नहीं करना है। तो इसको लेकर के आप खुश हो सकते हैं कि 30% वेटेज तो नहीं, मैं कहूँगा 50% भी आपको इसमें नहीं करना है। मैं कहूँगा 50% भी आपको इसमें नहीं करना है। 50% आपका रिड्यूस हो गया इस टॉपिक का, डिटर्मिनेंट का। ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस में सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे कभी क्वेश्चन आता नहीं था बोर्ड में, तो ये हटे या रहे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी क्वेश्चन से पूछते नहीं थे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अब समझिए क्या है, बच्चे कितने रिलैक्स हैं कि यार कोई बात नहीं, सिलेबस तो कम हो गया है। डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा ऐसा है, कहीं कुछ कम नहीं हुआ है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जो कंटिन्यूटी था वो सारा का सारा है, डिफरेंशिएबिलिटी भी ऑलरेडी है। हटाया क्या गया है, रोल्स एंड एलएमवीटी। तो रोल्स एंड एलएमवीटी एक ऐसा टॉपिक था जो मैं मैथ्स टीच करता हूँ, मुझे पता है कि मैं कितने देर में कराता हूँ। रोल्स एंड एलएमवीटी में हार्डली 2 क्लास लगता है, 2 घंटे की क्लास होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो 2 घंटे की क्लास का टॉपिक ही हटाया गया है। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको करना है इस टॉपिक के अंदर। समझ लीजिए कि जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। रोल्स एंड एलएमवीटी की वजह से मैं नहीं कहूँगा कि 30% आपका वेटेज इसमें कम हो गया है, रिड्यूस कम हो गया प्रेशर। हार्डली इसमें कह लीजिए कि 10% आपका प्रेशर रिड्यूस किया है इसके अंदर। 10% आपका जो प्रेशर है वो इसमें रिड्यूस हुआ है, ओनली 10%। बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा ही है। डिटर्मिनेंट में 50% रिड्यूस जरूर हुआ है, इसके लिए आप खुश हो सकते हैं। ठीक है, एओडी में क्या हुआ है कम, तो एओडी में जो कम किया इन्होंने रेट मेजर कम किया इन्होंने। तो रेट मेजर और अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर तो ऐसा टॉपिक है जो साइंस वाले बच्चे ऑलरेडी जानते होते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी कैसे चेंज करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है रेट मेजर, एक क्लास 1 घंटे का टॉपिक होता है ये। अप्रोक्सीमेशन फिर भी थोड़ा सा जो बच्चे साइंस वाले हैं, फिजिक्स में करते हैं, उनको भी दिक्कत रहती है यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में। तो मैं कहूँगा कि रेट मेजर और अप्रोक्सीमेशन एओडी का ये हार्डली 10% पार्ट था। हार्डली कितना, 10% पार्ट। तो एओडी का 10% पार्ट इन्होंने रिड्यूस कर दिया आपके प्रिपरेशन में। कितना, सिर्फ 10%, बाकी सारा का सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे ही है, टेंजेंट नॉर्मल ऐसा ही है और मैक्सिमा मिनिमा वैसा ही है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिस पे टाइम लगता है, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगर इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम हटा दिया होता तो सही में आपका एफर्ट रिड्यूस हो गया होता 30%। बट वर्ड प्रॉब्लम वैसे के वैसे हैं तो डिफिकल्टी वैसी की वैसी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आप खुश नहीं हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक इस फर्स्ट स्लाइड मैंने क्या देखा, जो मेन पार्ट कम हुआ है आपका वो हुआ डिटर्मिनेंट में आप सही में अपना टाइम बचा ले जाएंगे एज कम्पेयर टू पहले की प्रिपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपका है एलपीपी में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो एलपीपी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है जो आपका इक्वेशन फॉर्म करना होता है वो कुछ के लिए चैलेंजिंग हो जाता है।
जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको इंटरप्रेट करना और इक्वेशन फ्रेम करना, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं अगर प्रॉब्लम डिफिकल्ट आ जाए तो यहाँ पे उन्होंने आसान कर दिया है। सैम्पल पेपर मैंने देखा था, अभी सैम्पल पेपर में क्या किया था उन्होंने सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है डायरेक्टली आपको, तो आपको पका इक्वेशन मिलेगा और इक्वेशन मिल जाने के बाद फिर इसमें कुछ नहीं आता। तो मैं कह सकता हूँ कि एलपीपी के अंदर 30% आपका प्रेशर नहीं 50% आपका प्रेशर रिड्यूस हो गया है, ठीक है, 50% आपका बर्डन रिड्यूस हो गया है। आप इस टॉपिक को हार्डली 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खुश होने वाली बात है कि चलिए आपका इस टॉपिक का टाइम बचेगा। इंटीग्रेशन में शुरू से लेकर के लास्ट तक सब कुछ है। ये लास्ट वाला पार्ट हटाया इन्होंने, तो ये लास्ट वाला पार्ट हटा करके बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि अगर आपको सारा इंटीग्रेशन आता है ना तो इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। इसके पहले का आपने किया है तो इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला इसका होगा। प्रोसेस मेथड ऑलरेडी इससे पहले वाले टॉपिक में आप कर चुके होते हैं, तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है कि इंटीग्रेशन में क्या हटाया क्या नहीं हटाया। तो आई विल से कि इंटीग्रेशन में आपका कुछ भी टॉपिक हटा नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, ठीक है। क्योंकि एरिया के अंदर जो सर्कल का एरिया उन्होंने दिया हुआ है, सर्कल का एरिया अभी भी है, एरिया अंडर द कर्व अभी भी है। तो सर्कल के एरिया को जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ ही रहा है आपको, तो हटाए या ना हटाए कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो आई विल से नो इफेक्ट इन सिलेबस इन इंटीग्रेशन। आपका बर्डन उतना का उतना ही है, आपको जितनी मेहनत पहले करनी पड़ती थी उतनी अभी भी करनी पड़ेगी, जितना टाइम मिला है उतने टाइम में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया, हाँ एरिया में क्या है, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, ये हटा दिया गया। बाउंडेड बाय 2 कर्व्स मतलब 2 सर्कल अगर दिया हुआ है या एक सर्कल या एक पैराबोला दिया हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। बट सैंपल पेपर मैंने देखा है अभी भी इतना ईजी में नहीं ले सकते आप। सिंगल कर्व नहीं है, कर्व में एक कर्व है और एक लाइन है। तो 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें होता है। एक तो होता है सिंगल कर्व, सेकेंड डिफरेंट लाइन्स, जैसे ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल वाला पार्ट हट गया है, ट्रायंगल वाला एरिया नहीं है। अब कौन सा एरिया आपका है, अब आपका एरिया है एक कर्व और एक लाइन वाला। तो एक कर्व एक लाइन, जैसे सर्कल हो गया, लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, लाइन हो गया, उस टाइप का आपको एरिया मिलेगा। तो ठीक है, इसमें आपका जो बर्डन है, डेफिनेटली इसमें बर्डन आपका 30% बर्डन आपका जरूर कम कर दिया है इन लोगों ने इस टॉपिक के अंदर। 30% बर्डन इसमें जरूर कम कर दिया है, किसमें, AY के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई बर्डन कम नहीं हुआ है। फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन पहले भी नहीं आता था, नहीं के बराबर। आपका आता क्या था, आता है इसमें आपका होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस अभी भी है, वो आएगा ही आएगा, सैंपल पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ है होमोजेनियस क्वेश्चन, तो होमोजेनियस आएगा ही आएगा आपका। और ये जो dx/dy वाला फॉर्मेट है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ईजी सा होता था, तो इसमें मैं नहीं कहूँगा कि इसमें आपका एफर्ट कम होगा। एफर्ट का मतलब होता जब इन्होंने होमोजेनियस हटा दिया होता, तो होमोजेनियस उन्होंने वहीं पर रख दिया, वेरिएबल सेपरेबल वहीं पर रखा हुआ है। हटाया क्या, हटाया लास्ट वाला पार्ट जो बिल्कुल ही बच्चे आसानी से करते थे। तो जो आसानी से करते थे वो हटा दिया इन्होंने, और जिसमें टाइम लगता है वो वहीं का वहीं है। तो बहुत ज़्यादा आप खुश नहीं हो सकते। डिफरेंशियल इक्वेशन आई विल से कि हार्डली आपको 10% आपको एडवांटेज दिया है इन्होंने, 10% आपका प्रेशर या बर्डन रिड्यूस कर दिया है यहाँ पे इन्होंने, 10%, 30% तो नहीं, 10%। वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया इन्होंने। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आता था, वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आता था निकालना, और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप एक सिंपल सा क्वेश्चन होता था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ नया नहीं था, डिटर्मिनेंट होता था, डिटर्मिनेंट को आप करते थे इवैल्यूएट। तो ये हटाने का आपको एडवांटेज नहीं है, आई विल से कि कोई बड़ा एडवांटेज नहीं है। हार्डली आपको 10% आपका इसमें प्रेशर रिड्यूस हुआ है वेक्टर्स के अंदर। 3D में भी कोई बड़ा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि 3D में एंगल बिटवीन लाइन्स निकालना, एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना, बिटवीन लाइन्स एंड प्लेन्स निकालना, एक ही फॉर्मूला होता है कोसाइन थीटा। उसी कोसाइन थीटा को आप लगाते रहते हैं drs के साथ। तो drs अगर आपको निकालना आता ही है लाइन का, प्लेन का, तो एंगल निकालने में कौन सी बड़ी बात है। अगर आप लाइन का, प्लेन का dr निकालना जानते हैं तो एंगल निकालने में कोई बड़ा इशू नहीं आता। बस ये फर्क होता है कि जब आप लाइन के बीच एंगल निकालते हैं तो कॉस यूज करते हैं, और जब लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालते हैं तो साइन यूज करते हैं। तो इतना कोई प्रेशर इसमें रिड्यूस नहीं हुआ है। आपको सारा का सारा करना है 3D में कुछ भी कम नहीं हुआ है, सारा का सारा टॉपिक करना है आपको। तो आई विल से कि हार्डली 5% आपका 3D में रिलैक्सेशन दिया है, और कोई इसमें बर्डन कम नहीं हुआ है, ठीक है। फाइनली आ जाइए प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी में क्या कम किया इन्होंने, तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, मीन एंड वेरिएंस एक पार्ट था जो बाइनोमियल का, जो प्रोबेबिलिटी का आपका 20% मैं बोलूँगा कि 20% आपका वेटेज इन्होंने रिड्यूस किया है इसके अंदर 20%। बट जो बेस थ्योरम था वो वहीं का वहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहीं की वहीं है। इजी वाला पार्ट फिर से मैं बोलूँगा, इजी वाला पार्ट, क्योंकि ये जो आपका
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, सबसे ईजी वही होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख करके आपने प्रोबेबिलिटी लिख लिया हर एक रैंडम वेरिएबल का, और रैंडम वेरिएबल का जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, मीन और वेरिएंस का सिंपल फॉर्मूला होता है। तो आई वांट से कि मच बर्डन रिलीज ऑन दिस टॉपिक। आपका जो बर्डन था वो उतना ही है। बेस थ्योरम पहले भी करते थे आप, बेस थ्योरम अभी भी करना पड़ेगा आपको। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जो बच्चे खुश होते हैं कि 30% वेटेज कम हो गया है, 30% वेटेज कम होने की वजह से आपका बर्डन 30% बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो जाग जाइए, नींद से जाग जाइए, क्योंकि आपका जो एफर्ट है, एफर्ट कहीं ना कहीं 30% कम नहीं हुआ है। हार्डली आप कह सकते हैं कि 10% आपका एफर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर चीज़ें हैं, वो वहीं की वहीं हैं। साइडवेज चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं आसान लगती थी, जिसमें चैप्टर्स के काउंटिंग बढ़ जाती थी एक्सरसाइज की, वो हटा दिया गया है। कंसेप्ट मोटा मोटी जो कोर चीज़ें वो वही हैं, आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लीजिए। क्रैश कोर्स मैं कराता हूँ मैथमेटिक्स का, अभी भी टाइम है। अभी भी अगर आप मैथ्स के लिए, बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं और मेरे क्रैश कोर्स में आते हैं, तो आई इंश्योर कि टाइम से पहले मैं चीज़ों को कंप्लीट कर दूंगा एंड यू कैन स्कोर 100% मार्क्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो थैंक्स, आप लोगों ने एंड तक देखा, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 2021 का CBSE का सैम्पल पेपर डिस्कस करूँगा कि किस तरीके का सैम्पल पेपर है, किस तरीके का पेपर है और कैसा पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सैम्पल पेपर्स का जो एनालिसिस है उसके लिए तैयार रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।